नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको पीओएसएल या किसी भी कानूनी समझौते को जल्दी पूरा करने की ज़रूरत होगी। ये सिर्फ ऑन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा समझौता हो सकता है जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गैर दर्ज दस्तावेज मानते हैं। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है? टेक्सास पीओएसएल ऑन ऑर्डर के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे? सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर पंजीकृत दस्तावेजों जैसे ऑपरेटिंग या कानूनी समझौते आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। आपको मूल हस्ताक्षरित कानूनी समझौता डाक से या हमारे ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में खुद आकर सौंपना होगा। साथ ही सभी गैर पंजीकृत दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत वेट इंक से नोटराइज कराएं। आप किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। आपको टेक्सास के नोटरी का ही उपयोग करना होगा। आपको वकील को या नोटरी को आपके गैर दर्ज दस्तावेज पर यह टेक्सास नोटरी जुरैट या दिखाया गया प्रमाण पत्र टेक्स्ट शामिल करना या संलग्न करना होगा। तो आपके ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में हमने इसके उदाहरण दिए हैं। दुनिया भर में सचमुच सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो अलग अलग प्रकार के कानूनी समझौते हैं, इसलिए ये किसी के लिए या हमारे लिए करना असंभव है। और हमारे पास इस उद्योग में मुझे लगता है दुनिया के किसी भी पेज से ज्यादा है। तो ये सिर्फ कानूनी समझौतों के प्रकारों और उनके नामों की एक छोटी सी आंशिक सूची है जिन्हें हम अपोस्टिल कर सकते हैं। फिर से किसी भी प्रकार के कानूनी समझौते के लिए ये निर्देश सिर्फ ऑन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के कानूनी समझौते के लिए हैं जो आपके पास है। उसके लिए आपको ये सटीक निर्देशों का पालन करना होगा कि नोटरी कैसे करानी है और टेक्सास में अपोस्टिल कैसे कराना है। तो समझौते पर आपको इनमें से एक चुनना होगा। यहाँ लिखा है या, यानी आपको इनमें से एक चुनना है, दोनों नहीं। आप इन दोनों को एक ही टेक्स्ट सेट में नहीं डाल सकते। तो आप यहाँ टेक्सास नोटरी जुरैट चुन सकते हैं और इसे कॉपी पेस्ट करके अपने दस्तावेज में डाल सकते हैं, या आप इसे यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट किया गया है, आप बस उस पीडीएफ पे क्लिक करें और ये डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए। आप इसे प्रिंट करके अपने कानूनी समझौते के साथ जोड़ सकते हैं। टेक्सास नोटरी स्वीकृति का टेक्स्ट यहां है जिसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करें और अपने समझौते के साथ लगा दें। आप टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है, ताकि आप अपने दस्तावेज वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोटराइज करवा सकें, भले ही आप टेक्सास या अमेरिका में न हो। इस स्थिति में आप हमारे संपर्क पेज से अपना डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड कर भेज सकते हैं, जिससे आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं होगी। आप इस पेज पर यहां यहां या यहां क्लिक करके सीधे हमारे संपर्क पेज पर जा सकते हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन से एक्सेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल फॉर्म पूरा करके प्रिंट करना होगा और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें ड्रॉप ऑफ या मेल करना होगा। इससे हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस मेल कर सकेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी विकल्प का उपयोग कर रहे हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल या ड्रॉप ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे संपर्क पेज पर 3 जरूरी चीजें अपलोड कर दें। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारी संपर्क पेज पर कैसे जाना है। पहली चीज़ है कि आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटराइज़ किए गए दस्तावेज़ की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। दूसरी चीज़ है आपके प्रीपेड रिटर्न, यूपीएस या फेडेक्स शिपिंग लेबल की पीडीएफ। और तीसरी पीडीएफ जो आपको अपलोड करनी है, वो हमारा ऑर्डर फॉर्म पेज है। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और उसे ऑनलाइन भरेंगे, तो उसे प्रिंट करने और हार्ड कॉपी निकालने की बजाय आप अपने कंप्यूटर या प्रिंटर के विकल्पों में जाएँगे और वहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सेव एज़ पीडीएफ का विकल्प मिलेगा। आप उस ऑर्डर फॉर्म पेज को पीडीएफ के रूप में सेव करेंगे तो आपका कंप्यूटर उस पेज को प्रिंट करना शुरू कर देगा, लेकिन वो पेज असल में एक पीडीएफ फाइल के रूप में ही प्रिंट होगा। पीडीएफ सेव कर हमारे संपर्क पेज पर अपलोड करें, यही आपका ऑर्डर फॉर्म है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको हमें कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं है। अपने पजामा में ही रहें। तो अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं तो ये बहुत आसान है। अगला है स्टेप 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। भेजने और वापस पाने की प्रक्रिया, शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और क्या करना है, ये बताऊंगा। ये इस पर निर्भर है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज अपोस्टिल करवा रहे हैं, या तीनों अगर आप जा रहे हैं। जैसे अगर कोई नॉन हेग देश है तो आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। इसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर, फिर अमेरिकी विदेश विभाग में और फिर उस देश के दूतावास में करवाना होगा। और यही तीसरा चरण है। तो मैं आपको यह सब ठीक से समझा दूंगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए सामान्य तौर पर केवल दो ही तरीके उपलब्ध होंगे। एक तरीका है
हम 99% लोगों को यही करने का सुझाव देते हैं। अपने दस्तावेज़ हमारे ऑस्टिन पते पर ओवरनाइट या मेल करें और जैसा हमारे ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर से, ये प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता, जिसे हम तीसरे चरण में समझाते हैं। मेल करने या खुद देने से प्रक्रिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर नहीं जा सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाशिंगटन डीसी में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या उस विदेशी देश के कांसुलेट या दूतावास में ही किए जाते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी कार्यालय में डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में करते हैं। जहां 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें डाक से भेजने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। इन्हें न बरतें। अपने दस्तावेज डाक से न भेजें और न ही वापसी की मांग करें, क्योंकि इनकी ट्रैकिंग खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का सुझाव देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स या यूपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ के देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद और जिन्हें हम सलाह देते हैं और जिनके साथ हम हर दिन शिपिंग करते हैं और हम 10,000 से ज़्यादा दस्तावेज़ भेजते हैं, हमारे क्लाइंट्स 6 महाद्वीपों पर हैं, अभी अंटार्कटिका नहीं पहुँचे, वो है फेडेक्स। वे अब तक सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ ना तो खराब हों और ना ही खो जाएँ, तो वे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं। और अगर आप अमेरिका में दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं। उदाहरण के लिए हम ऑस्टिन, टेक्सास से अपने डीसी ऑफिस शिपिंग करते हैं। ये टेक्सास के मध्य में है और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक काफ़ी दूर है। अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डीसी ऑफिस में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज़ भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें तो वही समय लगता है, लेकिन खर्च $40 से ज़्यादा आता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो खर्च $20 से ज़्यादा आता है। लगभग $23 लगते हैं। ये दोगुने से भी ज़्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में कहीं ज़्यादा सस्ता है। अगर आप इसे रातों रात या 2 दिन में जल्दी भेज रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि यह केवल तभी सस्ता है जब आप फेडेक्स का वही एक विकल्प चुनते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर जो वीडियो है, उसमें हम इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। ये लगभग 15 से 20 मिनट का एक लंबा वीडियो होगा। यह आपको वह प्रक्रिया बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं। और एक वीडियो है जो इन स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको ये दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं। आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, फिर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या फिर उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे देते हैं, उसे ईमेल भी कर सकते हैं। वो सिर्फ़ एक पीडीएफ होती है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ, जेपेग या किसी और फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही असली पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको देंगे। जब आप इसे बनाने के बाद इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे, तो वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से समझाएँगे कि यह कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। ठीक है? अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको जिसे कस्टम्स इनवॉइस कहते हैं, वह बनाना होगा। रसीद बनानी होती है, जो आपको करनी पड़ती है। आप इन लिंक पे क्लिक करें, ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे आपको बस भरना है, फिर अपना नाम और तारीख लिखकर साइन करना है, बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। फिर से देश के हिसाब से आम तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा एहतियात के तौर पर इसे बनाते हैं। अगर आप अमेरिका से किसी दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो हम इसकी सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है और फेडेक्स के साथ भी उन्हें इसकी ज़्यादा चिंता नहीं होती है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास यह दस्तावेज़ हो। और फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात ये है कि आप हमारे नाम और पहचान को पूरी तरह से शिपिंग लेबल पर, मैं फिर से दोहराता हूँ, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, तो आप अपने शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। ये आपके पास भेजने के लिए है। तो हमने आपका दस्तावेज़ जमा कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपको वापस लौटे या किसी लॉ फ़र्म, किसी अन्य देश, दोस्त, परिवार, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को भेजा जाए। जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है, तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें वाक़ई उसका बिल आता है, सैकड़ों डॉलर का। वो हमारा नहीं है। इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है? इसे आप ऐसे समझें जैसे आप एक लिफ़ाफ़ा भेज रहे हों और ऊपर बाएँ कोने में अपना पता लिखते हैं। आप प्रेषक का पता डालते हैं, ताकि अगर पता गलत हो और पोस्ट ऑफ़िस डिलीवर ना कर पाए, तो वे डाक आपको वापस लौटा सकें। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप बस हमारा पता वहाँ नहीं डाल सकते।
आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। आप बस अपनी जानकारी दें। यही लोग करते हैं। आप पता भेजने और पाने वाले दोनों में डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि यह यूरोप वापस भेजा जाए। अमेरिका में रहने वाले किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता इस्तेमाल कर लें। फिर से ये केवल तब है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। उन्हें इसे वापस भेजने के लिए एक पता चाहिए, या कस्टम्स के मामले में भी पता ज़रूरी है ताकि वे बकाया शुल्क का बिल भेज सकें। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। फिर से इन दोनों में आप इस पे क्लिक करते हैं। हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पे पहुँचते हैं, जब आप ऑनलाइन ये कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे, "ये कहाँ से भेजा जा रहा है?" आप उसमें हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये काफ़ी आसान है। लोग रोज़ करते हैं, कहते हैं, "नहीं कर सकते।" हाँ, मुमकिन है। आप बस इसे गलत कर रहे हैं। हमारे निर्देश मानें। इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्सर उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन ही करें। हम इसे रोज़ दुनिया के हर देश से करते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप ही ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही उसका भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में पैकेज छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क कर नया लेबल माँगेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑन ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन नंबर और नाम सही है, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर ये इंटरनेशनल शिपमेंट है, तो हम इसे वापस नहीं भेजते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समय कम है और ये दस्तावेज़ जल्दी चाहिए, तो नया लेबल मंगवाकर संपर्क करने में कई दिन की देरी हो सकती है। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है। फिर से अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें खुद भी दस्तावेज़ दे सकते हैं। एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज़ आपको लौटा सकें। आप उन्हें हमें मेल नहीं करते, बल्कि खुद देकर जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम उन्हें आपको मेल कर दें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं। जब आप हमारे केंद्रों पर आते हैं, तो दस्तावेज़ जमा कर देते हैं। फिर उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद, जैसा स्टेप 3 में बताया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में समय लगता है। या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस भेज देंगे। तो यही है। धन्यवाद। ये स्टेप 3 है। अब मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप हमें दस्तावेज़ देकर जाते हैं, तो हमारे काम पूरा होने में लगने वाले समय की जानकारी क्या है? जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार निर्धारित है। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ देकर जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर उसका प्रिंट आउट लेना होगा। आपको यहाँ नीचे क्लिक करना होगा, ठीक यहीं। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे, और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, और बाकी सारी जानकारी देगा। तो अगर आप हमें डाक से भेजने जा रहे हैं, अपने दस्तावेज़ हमें भेजने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर देने जा रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फ़ॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लेकर आना होगा। हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है। सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसी दिन दाखिल करेंगे, अगर हमें वे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाएं और कोई संघीय या राज्य अवकाश न हो। यानी जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला हो। वे छुट्टियों के अलावा भी बंद रह सकते हैं, जैसे इस साल वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। सरकारी छुट्टी नहीं है, फिर भी बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहने की घोषणा की है।
क्रिसमस ईव के दिन से एक दिन पहले। तो क्रिसमस ईव का दिन, जो कि कोई संघीय अवकाश नहीं है, तो जब हम बंद होते हैं, हम आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। कृपया टर्न अराउंड समय का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय बंद होने की स्थिति में हम आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक दस्तावेज मिलने पर हम उसी दिन टेक्सास राज्य में फाइलिंग की गारंटी देते हैं। हालांकि उनका टर्न अराउंड समय बदलता रहता है। हम इसे नियंत्रित नहीं करते। कोई कंपनी या व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि आपके दस्तावेज कितनी जल्दी प्रोसेस होंगे। हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि दिसंबर 2025 में ये फिर बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे भूल जाएं। जो कुछ भी इस पेज पर लिखा है वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड समय होगा, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे सेंट्रल साइन तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज दाखिल कर देंगे। फिर ये संभव है, हालांकि संभावित नहीं है, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो सैम डे का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे दाखिल करेंगे, और वे भी उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे दाखिल करने के बाद उन्हें इसे जारी करने में 2 कार्य दिवस तक लग सकते हैं। उन्हें आपके लिए जारी करवाएं। ठीक है, तो मैं यहां हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूं। तो परिदृश्य एक, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन समय से पहले या उसी समय मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन इसे दाखिल कर देते हैं। सचिवालय आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकता है, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर वे इसे कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये मिल जाएगा, और आपको बुधवार को वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा परिदृश्य है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है? दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2 या 3 बजे यूपीएस या फेडेक्स से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 4:55 तक छोड़ते हैं, तो उसी दिन हम इसे दाखिल नहीं कर सकते। फिर हम इसे अगले दिन ही दाखिल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में दाखिल करेंगे, और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन में। वे इसे अगले कार्य दिवस में, यानी 1 दिन में या 2 कार्य दिवस में भी जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को उठाकर आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, तो ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में, जब तक ज़ॉम्बी प्रलय, ऑर्क विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति। सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को ही आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पे जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर अपने दस्तावेज जमा करते हैं, तो ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता, बजाय इसके कि आप दस्तावेज मेल करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑफ के जरिए मिलते हैं या मेल के जरिए, दोपहर से पहले या बाद में, टर्न अराउंड टाइम वही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, वे हमसे संपर्क नहीं करते, और वे ये सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है, उन पर है। वे ही फैसला करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, यह प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेजेस हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है? और ये कीमतें आज की तारीख की हैं। ये कीमतें 2026, 27 या 28 में बदल सकती हैं, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों। वीडियो में कहीं बातों के बजाय इस समय यहाँ लिखी जानकारी को ही सही मानें। यहाँ जो लिखा है वही वर्तमान कीमत है। पहले दस्तावेज को सचिवालय से अपोस्टिल कराने की कीमत $95 है, जिसमें सभी फाइलिंग शुल्क पूरी तरह से शामिल है। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है, हमारे अपने फॉर्म होते हैं, और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो यह सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस आपको यही देना है। दस्तावेज एक से ज्यादा होने पर इसमें छूट मिलती है, और ये सिर्फ एक यहाँ रेट चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 है। अपोस्टिल के लिए 2 दस्तावेज एक साथ होने पर 170, 3 के 245, और इसी तरह आगे। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं, हमारे पास यही है। अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए $75 प्रति दस्तावेज हैं,
और जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। याद रखें, यह केवल टेक्सास के लिए है, न कि संघीय या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए। कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है, यह विशेष रूप से केवल टेक्सास के लिए है। विदेश सचिव और टेक्सास के दस्तावेज। इसीलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे कि टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।